प्रमिला जी अचेत होके पड़ी थीं। बड़ी बेटी प्रभा अभी ही कितने प्रयासों से उन्हें उठा के गई थी, लेकिन प्रमिला जी को होश न आया था। होश हो भी तो कैसे, अपने कलेजे के टुकड़े को विदा जो किया था उन्होंने। और बेटी की विदाई तो अच्छे अच्छों को मायूस करके रख देती है। प्रमिला जी की 4 संतानें थीं। बड़ी बेटी प्रभा, फिर दोनों बेटे और सबसे छोटी और सबकी लाडली प्रिया। आज प्रिया की ही विदाई थी। प्रभा की शादी प्रमिला जी और ऋषिकेश जी ने बहुत उत्साह से 18 वर्ष में ही कर दी थी, लेकिन प्रिया की शादी 23 वर्ष में हुई, अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद। बड़ा बेटा प्रखर दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और छोटा बेटा प्रणव दिल्ली में ही MBA कर रहा था। हर तरह से सुखी संपन्न प्रमिला जी का परिवार हो भी क्यों न, ऋषिकेश जी बैंक में उच्च पदाधिकारी थे। कुल मिलाकर कोई कमी नहीं थी। समय पर दोनों बेटियों की शादी अच्छे घरों में की। जब प्रभा की शादी हुई थी तो प्रमिला जी को थोड़े दिन तो अखरा, किंतु प्रिया के हंसमुख स्वभाव की वजह से धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन आज प्रिया भी सबको छोड़कर जा चुकी थी। अगले दिन सारे रिश्तेदार भी चले गए। प्रमिला जी अकेली पड़ गई थीं। सुबह 9 बजे तक ऋषिकेश जी बैंक चले जाते थे। उसके बाद 9:30 तक सब काम वाली बाई आ जाती थी। 11 बजे तक सब करके प्रमिला जी फ्री हो जाती थी। उसके बाद शाम को ऋषिकेश जी के आने तक बहुत बोर होती रहती थी। दरअसल प्रमिला जी बहुत मिलनसार स्वभाव की थीं। लोगों से घिरे रहना उन्हें अच्छा लगता था। जब भी गांव जाती या गांव से कोई आता, प्रमिला जी के उत्साह देखने योग्य होता था। या कभी कोई महिला आस पड़ोस से आ जाती तो प्रमिला जी बड़े मन से उसकी आवभगत में लग जाती। बड़ी पापड़ अचार बनाने की इतनी शौकीन कि हर साल भर भर के बनाती थीं। ऋषिकेश जी पूछते भी कि प्रभा की माँ क्या करोगी इतना बनाकर, सब खराब हो जाएंगे जो। और प्रमिला जी बड़े शान से कहती थी, आज तक खराब हुए जो अब होंगे देखिएगा, बचेंगे ही नहीं। ऋषिकेश जी बस मुस्कुरा के रह जाते। इतने रोक टोक के बाद भी हर साल जब इन सब का समय आता तो प्रमिला जी पहले ऋषिकेश जी तैयार रहते सारी सामग्री खरीदने के लिए। प्रमिला जी को तो शौक था प्रमिला जी का शौक पूरा करने में, जिसमें ऋषिकेश जी बढ़ चढ़कर उनका साथ देते थे। वो बस प्रमिला जी को व्यस्त और खुश देखना चाहते थे। एक दिन जब ऋषिकेश जी बैंक से आए तो प्रमिला जी को बहुत उदास पाया। उन्होंने जानने की कोशिश नहीं की। वो जानते थे कि ऐसा अकेलेपन की वजह से हो रहा है। शाम को चाय के समय उन्होंने मौका देखकर एक बात छेड़ी, प्रभा की माँ, मन नहीं लग रहा तो चलो कहीं घूम आते हैं। बच्चों के पास चलोगी या गाँव? प्रमिला जी खुश होकर बोली, यूं अचानक आपको बैंक से छुट्टी मिलेगी? अभी तो महीने पहले तो ही तो गांव गए थे तो छुट्टी ली थी आपने, अब फिर? ऋषिकेश जी ने कहा, अरे मेरी कितनी छुट्टियां बची हुई हैं, तुम बस तय करो। प्रमिला जी रसोई की ओर गईं और चाय लेकर आईं। एक यही समय होता था जब प्रमिला जी और ऋषिकेश जी अपने पूरे दिन की चर्चा एक दूसरे के साथ करते थे। प्रमिला जी ने चाय की चुस्कियों के साथ बात आगे बढ़ाई। आज प्रखर का फोन आया था। ऋषिकेश जी, अच्छा क्या कह रहा था? प्रमिला जी, वो बता रहा था कि सुधा का पता मिल गया है और वो अपनी परीक्षाओं के बाद उस जगह जाकर सुधा के बारे में पता लगाएगा। ऋषिकेश जी थोड़ा निश्चिंत होते हुए, चलो ये अच्छा हुआ कि पता मिला, तो अब अंधेरे में तीर नहीं चलाना पड़ेगा। प्रमिला जी, क्या अच्छा हुआ? इतने सालों में मेरी जान अटकी पड़ी है और आप? ऋषिकेश जी, तो क्या करेगा वो, परीक्षाएं हैं उसकी, और कहा तो उसने कि परीक्षा के बाद जाकर पता लगाएगा उसके बारे में। तुम थोड़ा धैर्य रखो प्रभा की माँ। प्रमिला जी, अब धैर्य ही तो नहीं रहा, सगी बहन है मेरी, भला कैसी होगी, कैसे नहीं, किस हाल में होगी, उसके बच्चे कैसे होंगे, श्याम जी कैसे होंगे? अब की फ़ोन आएगा प्रखर का तो पूछूंगी उससे। क्यों रे, तेरी भी सगी बहन होती तो क्या परीक्षा का इंतजार करता? ऋषिकेश जी, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी प्रभा की माँ, मैं देखता हूँ, बात करता हूँ प्रखर से। प्रमिला जी ने हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन बेचैन थी वो अंदर से। अब जाके ऋषिकेश जी को प्रमिला जी की उदासी का वास्तविक कारण पता चला। प्रमिला जी रात के खाने की तैयारी के लिए रसोई की ओर चली गईं, लेकिन आज मन नहीं लग रहा था उनका। किसी तरह खाना बनाकर टेबल पर लगा दिया। ऋषिकेश जी रात के खाने के लिए टेबल पर आए। हमेशा बातें करने वाली प्रमिला जी आज थोड़ी चुपचाप सी थी। ऋषिकेश जी थोड़ा मुस्कुराते हुए टेबल पर बैठे। प्रमिला जी पूरी तरह से ऋषिकेश को नज़रअंदाज करते हुए जग से गिलास में पानी डालने लगीं। ऋषिकेश जी अभी भी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा था
कि प्रमिला जी ने अपनी बात मनवाने के लिए मौन व्रत धारण किया था। ऋषिकेश जी, प्रभा की माँ, तुम भी खा लो। प्रमिला जी बेरुखी से, वो शाम को नाश्ता जरा भारी हो गया था इसलिए भूख नहीं है। आप रोटी लेंगे? ऋषिकेश जी, नहीं, बस वैसे प्रखर से बात हुई मेरी। इतना बोलकर ऋषिकेश जी चुप हो गए। अब प्रमिला जी के पेट में दर्द होने लगा कि आखिर क्या बात हुई होगी। ऋषिकेश जी, तुम पहले खाना खाओ फिर बताता हूँ। और फिर ऋषिकेश जी वहाँ से चले गए। प्रमिला जी ने जल्दी जल्दी खाना खाया, रसोई समेटी और ऋषिकेश जी के आगे पीछे घूमने लगी, लेकिन खुलकर सामने नहीं आई। वो चाह रही थी कि ऋषिकेश जी स्वयं उन्हें पूरी बात बताएं। अंततः प्रमिला जी से रहा नहीं गया और उन्होंने पूछ ही डाला, अब बताएंगे भी कि क्या बात हुई प्रखर से? ऋषिकेश जी, बात तो सही है, उसकी परीक्षाएं हैं, बहुत मेहनत की है उसने, और अब जब परीक्षाएं सर पर हैं तो वो कैसे? और ये तो उसका आखिरी साल है। अगर उसके बैक लग गए तो उसका जो कैंपस प्लेसमेंट हुआ है वो भी बर्बाद चला जाएगा। प्रमिला जी फिर मायूस हो गईं, बोली, रहने दीजिए, जब महादेव को मुझे मेरी किस्मत में मेरी बहन से मिलाना लिखा होगा तब मिल लूँगी। रात्रि भोजन के बाद ऋषिकेश जी थोड़ा घूमने के लिए निकल गए। तब तक प्रमिला जी अपनी रसोई समेटने लगीं, लेकिन एक पल भी सुधा का ख्याल दिमाग से उतर नहीं रहा था। सुधा प्रमिला जी की छोटी बहन थी। जब सुधा की शादी हुई थी तब तक प्रिया का जन्म नहीं हुआ था। बड़े ही सुखी समृद्ध परिवार में सुधा की शादी हुई थी। जमींदार लोग थे। केवल एक छोटा भाई, प्रमिला जी के पिता और चाचा बड़ी खुशी खुशी से सुधा और श्याम जी का रिश्ता तय करके आए थे। हालांकि उस समय प्रमिला जी और ऋषिकेश जी की घरेलू स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। दरअसल प्रमिला जी से विवाह के समय ऋषिकेश जी अपनी पढ़ाई ही कर रहे थे, लेकिन प्रमिला जी के विवाह के बाद ऋषिकेश जी ने कभी मुड़कर पीछे नहीं देखा। इसलिए प्रमिला जी के सास ससुर उन्हें साक्षात लक्ष्मी कहते थे। जब बैंक में नौकरी लगी तो इसका श्रेय भी ईश्वर और प्रमिला जी के भाग्य को ही गया। अब तो ऋषिकेश जी भी कहीं न कहीं प्रमिला जी की किस्मत को मानने लगे थे। प्रमिला जी थी भी निश्चल और उदार हृदय वाली। प्रमिला जी अपनी सुधा के लिए बहुत खुश थीं कि उनकी बहन पर किसी भी प्रकार के दुख या कष्ट की परछाई भी न पड़े, लेकिन कुछ कह नहीं सकते विधाता के लेख के बारे में। सुधा की शादी होके ससुराल विदा हुई। पग फेरों के लिए जब सुधा वापस आई तो सबसे पहले प्रमिला जी से लिपट गई और कहा, दीदी, अच्छा हुआ जो आप ससुराल नहीं गईं। मैं यही सोच रही थी कि प्रणव से मिलना हो पाएगा भी कि नहीं। प्रमिला जी, बुलावा तो आ रहा था सुधा, लेकिन मैं भी यही सोचकर रुक गई। तू तो खुश है ना? मैं भी कैसी पागल हूँ, तेरा चेहरा बता रहा है सब। सुधा सबके लिए कुछ न कुछ उपहार जरूर लाई थी और नन्हा प्रणव अभी अपनी तोतली आवाज़ में अपनी मौसी से ढेर सारी फरमाइश कर रहा था। सुधा प्रणव को अपनी बाहों में झूला झुला के निहाल हुई जा रही थी। प्रमिला जी ने हंसते हुए कहा, पता है सुधा, तू तो विदा होके चली गई और तेरे जाने के बाद इसने रो रो कर बुरा हाल कर दिया था कि मौसी के पास जाना है। सुधा, सच दीदी, इसे तो मैं आंखें बंद करके भी छू कर पहचान लूँगी कि मेरा प्रणव है। और प्रणव दौड़ के अपनी मौसी की गोद में समा गया। बातों बातों में पता चला कि श्याम जी की आवाज़ को माता सरस्वती का आशीर्वाद प्रदान है, इसलिए प्राप्त है, इसलिए वो बम्बई जाकर अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। सुधा इन सब को लेकर भी बड़ी उत्साहित थी कि शायद वो भी भविष्य में उस माया नगरी का हिस्सा बन जाए। घर के सब लोगों ने श्याम जी का गाना सुना और सब मंत्रमुग्ध होकर रह गए। सभी को सुधा के भाग्य पर गर्व होने लगा कि कितना गुणी व्यक्ति उसे पति के रूप में मिला है। फिर 2-4 दिन रहकर सुधा और श्याम जी वापस लौट गए। उनके जाने के बाद प्रमिला जी भी बच्चों के साथ वापस आ गईं, क्योंकि ऋषिकेश जी भी बहुत दिनों से अकेले थे। अब तक ऋषिकेश जी भी टहल कर वापस आ चुके थे। प्रमिला जी ने उन्हें ब्लड प्रेशर की दवा दी। वो दवा लेकर बिस्तर पर जाने लगे। प्रमिला जी ने टोकते हुए कहा, जी, आपने बताया नहीं कि प्रखर से क्या बात है। ऋषिकेश जी नज़रअंदाज करते हुए, खाना खाया तुमने? प्रमिला जी, हाँ खाया मैंने, अब बताइए भी। ऋषिकेश जी बिस्तर पर बैठ गए और एक लंबी सांस लेते हुए कहा, तो सुनो। प्रमिला जी ने मच्छरदानी लगाते हुए कहा, कहिए ना, मैं सुन रही हूँ। ऋषिकेश जी मुस्कुराते हुए, ऐसे नहीं, तुम इत्मीनान से बैठकर सुनो मेरी बात। प्रमिला जी भी मच्छरदानी लगाना छोड़कर बिस्तर पर बैठ गईं। ऋषिकेश जी ने फिर शुरू किया, तो सुनो प्रभा की माँ, प्रखर की परीक्षाएं सर पर हैं, इसलिए मैंने प्रणव से बात की और वो मान गया
वो इस रविवार उस पते पर जाकर देखेगा कि सुधा और श्याम जी वहाँ रहते भी हैं या नहीं। प्रमिला जी, अब रविवार का इंतजार करना पड़ेगा। ऋषिकेश जी, अब इससे अच्छा उपाय तो नहीं है। आज तो बुधवार हो ही गया है, तो क्या तुम इतने दिनों का इंतजार भी नहीं कर सकती? प्रमिला जी, और उपाय क्या है, कर लूँगी। ऋषिकेश जी लेटते हुए बोले, अब सो जाओ प्रभा की माँ, या फिर रात में सपने में सुधा से मिलने जाना है। प्रमिला जी, आप सो जाइए, सुबह बैंक भी जाना है। ऋषिकेश जी दूसरी तरफ करवट लेकर सो गए। इधर प्रमिला जी सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन नींद भी आए तब न। वो फिर सुधा के बारे में सोचने लगी। मायके से लौटकर प्रमिला जी अपनी गृहस्थी में लग गईं। उस वक्त तो फ़ोन भी घर पर नहीं हुआ करते थे कि पल पल की खबर एक दूसरे को दी जाए। बस एक चिट्ठी का ही सहारा हुआ करता था किसी का कुशल मंगल जानने के लिए। शुरू में कुछ दिनों तक सुधा के पत्र व्यवहार से उसके बारे में जानने का अवसर तो मिलता रहा, लेकिन घर बदलने के बाद प्रमिला जी उसे नया पता दे ही नहीं पाईं और धीरे धीरे संपर्क टूट गया। कुछ महीने बाद प्रमिला जी को अपने पिताजी के पत्र से पता चला कि सुधा जी और श्याम जी दिल्ली चले गए हैं। श्याम जी को दिल्ली के किसी रेडियो स्टेशन में गाने की नौकरी मिल गई, किंतु पत्र पढ़ने के बाद प्रमिला जी को लगा कि शायद पिताजी इनके इस फैसले से खुश नहीं थे। रात बहुत हो चुकी थी, फिर भी नींद प्रमिला जी की आंखों से कोसों दूर थी। प्रमिला जी पानी पीने के लिए उठी। पानी पीकर गिलास जैसे ही डाइनिंग टेबल पर रखा, मोबाइल पर नज़र पड़ी। प्रमिला जी ने 1 सेकंड की देरी ना करते हुए प्रणव को फ़ोन किया। इतनी रात को फ़ोन आया देख प्रणव भी घबरा गया और पूछने लगा, कैसी हो माँ, इतनी रात को, सब ठीक तो है ना? प्रमिला जी भारी आवाज़ में, प्रणव, अपनी मौसी का पता लगाने के लिए नहीं लगाएगा बेटा, अपने सगे बेटे की तरह प्यार किया है उसने तुझसे। प्रणव, माँ पहले रोना बंद करो, और मैंने तो बाबूजी से कहा है कि कल उसी लोकेशन के आसपास जाना है, तो मैं कल अपनी मीटिंग के बाद एक बार उधर से देखता हुआ आऊँगा। प्रमिला जी, अब मैं आज थोड़ा अच्छे से सो पाऊँगी, तेरा बड़ा एहसान होगा मेरे ऊपर। प्रमिला जी ने घड़ी में देखा तो 10:45 हो रहे थे। अब उन्हें कल की भी चिंता हुई कि ऋषिकेश जी को बैंक भी जाना है, और वो सोने का प्रयास करने लगीं। सुबह उठते ही नई ऊर्जा का संचार था। प्रमिला जी में खूब उत्साहित होकर घर के काम निपटा रही थीं। ऋषिकेश जी को बैंक विदा कर प्रभा को फ़ोन लगाया। इस दुनिया की कोई भी माँ अपनी बेटी से कोई भेद नहीं रख सकती, तो सबसे पहले उन्होंने प्रभा को फ़ोन लगाया। प्रमिला जी, कैसी है प्रभा? प्रभा, अच्छी हूँ माँ, आप कैसी हैं? प्रमिला जी चहकते हुए, अच्छी हूँ। सुन प्रभा, सुधा मौसी का पता मिला है। आज प्रणव जाएगा उस पते पर सुधा मौसी को ढूंढने। प्रभा, क्या सच कह रही हैं माँ आप? माँ, मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ। माँ, आपको याद है बचपन में मैं और प्रणव नानी के घर जाना ही इसीलिए चाहते थे कि सुधा मौसी से मिलना हो जाएगा। कितना लड़ते थे हम दोनों मौसी के पास सोने के लिए। एक सपने सा लगता है उनसे मिलना। ये सपना वाकई में सच होगा ना माँ? प्रमिला जी, मेरी अंतरात्मा कहती है कि ऐसा होगा, वरना इतने सालों बाद उसका पता न चलता। लेकिन अभी भी कुछ यकीन से कह नहीं सकते। एक बार प्रणव जाकर देख आए सुधा को, मुझे तसल्ली मिल जाएगी। प्रभा, माँ, मैं खुद प्रणव से बात करूँगी। अभी ऑफिस में होगा वो, देखती हूँ मैसेज करके। आपको भी कुछ पता चले तो बताइएगा। और कुछ पता चला है आपको क्या? प्रमिला जी, कैसे पता चलेगा, कितने बरस बीते उसकी आवाज़ सुने हुए। सुनना, तू बात करके देखना एक बार प्रणव से। प्रभा, हाँ माँ, मैं देखती हूँ, चलो फिर बात करती हूँ आपसे, प्रणाम। प्रमिला जी, खुश रहे मेरी बच्ची। प्रमिला जी स्वयं को व्यस्त रखने की असफल कोशिश करने लगीं। फिर वो सारे काम छोड़कर नहाने चली गईं। सोचा अब शांति से भगवान के आगे ही मिलेंगी। इधर प्रभा ने प्रणव को मैसेज किया। प्रणव का जवाब आया कि मैं मीटिंग में हूँ, फ्री होकर कॉल करता हूँ। प्रभा काम में लग गई, क्योंकि बच्चों को बस स्टॉप से भी लाना था। साथ साथ प्रणव के कॉल का इंतजार भी करने लगी। बच्चों के आने के समय 11:30 का था। आखिर 11:30 बज ही गए। प्रभा बच्चों को लाने निकल गई। रास्ते में उसका मोबाइल बजा। प्रणव का ही फ़ोन था। प्रभा, हाँ प्रणव, कैसा है तू? फ़ोन भी नहीं करता। अभी से ये हाल है तो शादी के बाद तो दीदी को भूल ही जाएगा। प्रणव, लगता तो नहीं है कि आप मुझे भूलने दोगी खुद को। इतना कहकर दोनों जोर से खिलखिलाकर हंसने लगे। यही तो खूबसूरती है इस रिश्ते की। कुछ भी हो जाए, 5 मिनट बाद स्थिति पहले की तरह हो जाती है। प्रभा, और बता। प्रणव, आप पूछो। मौसी के घर का एड्रेस मैंने अपने एक जूनियर को दे दिया था, लेकिन वो मना कर रहा था। वो कह रहा था कि आपके रिश्तेदार वहाँ नहीं रह सकते।
पता नहीं दीदी वो ऐसा क्यों कह रहा था। मैंने भी ज़्यादा जोर नहीं दिया। सोचा आगे का पता मैं खुद ही लगाऊंगा। लंच के बाद निकलूंगा। ओके प्रभा, ठीक है, कुछ पता चले तो बताना। चल रखती हूँ, बस भी आ गई है। ये कहकर प्रणव मीटिंग अटेंड करने चला गया। मीटिंग के बाद उसने सुधा मौसी का पता निकाला। सोचा ऑटो रिक्शा कर लेता हूँ क्योंकि उन लोगों को ज़्यादा पता होता है लोकल के बारे में। ऑटो रिक्शा में बैठकर प्रणव चल पड़ा, लेकिन उसका ध्यान बाहर ही था। अचानक ऑटो वाले ने नेहरू नगर कॉलोनी के आगे रिक्शा रोका। प्रणव उतरा और ऑटो वाले को पैसे दिए। उसने बड़े गौर से देखा। सच में उस जगह देखकर जरा उसे आश्चर्य हुआ कि सुधा मौसी यहाँ। फिर उसने देखा कि कॉलोनी के कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उनमें से एक 11-12 साल की लड़की को उसने बुलाया। प्रणव को लगा कि उम्र के हिसाब से ये लड़की शायद मौसी के घर का पता बता दे। शायद मौसी के बच्चों को भी जानती हो, क्योंकि प्रणव को तो इतना भी पता नहीं था कि मौसी के कितने बच्चे हैं, उनके क्या नाम हैं। प्रणव, सुनो, यहाँ श्याम जी कहाँ रहते हैं, कुछ बता पाओगी क्या? लड़की, इस पूरी कॉलोनी में 4 श्याम जी रहते हैं। आपको किनके घर जाना है? कैसे दिखते हैं वो? घर में कौन कौन है? कहाँ के रहने वाले हैं? कुछ बताएंगे कि बस ऐसे ही? प्रणव सोचने लगा, सही तो कह रही है लड़की, लेकिन इतने सवालों के जवाब तो उसे भी नहीं पता। इस लड़की ने तो उसे खड़े खड़े पानी पानी कर दिया। लड़की, क्या सोचने लगे? मैं जाऊं खेलने? मेरी बारी आ गई है, मैं हार जाऊंगी। प्रणव, एक मदद कर दो तुम मेरी। तुम मुझे एक एक करके चारों के घर ले चलो, मैं पता लगा लूँगा। लड़की, पता लगा लूँगा? ये क्या बात हुई भाई? तो फिर चलिए मेरे ही घर से शुरुआत कीजिए। प्रणव ने बड़े ध्यान से लड़की को देखा, फिर बोला, चलो। कॉलोनी का पहला घर उसी लड़की का था। उस वक्त घर के दूसरी तरफ शायद उसकी माँ बर्तन धो रही थी। लड़की ने अपनी माँ को आवाज़ लगाई, मम्मी मम्मी कहाँ हो? देखो जरा इनकी मदद कर दो। अंदर से आवाज़ आई, आती हूँ। लेकिन तू कहाँ चली गई अंजलि? थोड़ी मेरी मदद कर देती बेटा। उस लड़की ने प्रणव से कहा, आप यहीं रुको, मैं जाती हूँ, वरना मम्मी मुझे काम में फंसा देंगी और मेरी बारी भी चली जाएगी। आगे और श्याम जी के बारे में मम्मी से ही पूछ लीजिएगा। इतना कहकर वह हवा की रफ्तार से लड़की चली गई। उसकी माँ उसका नाम लेते हुए आई और प्रणव को देखकर पूछा, कहाँ गई अंजलि? प्रणव तो बस देखता ही रह गया। उसके पैर जम गए वहीं पे, गला जैसे सूख रहा हो। प्रणव ने बस अपने हाथ से इशारा करके बताया कि वो बाहर जा चुकी है। उसकी माँ मन ही मन बुदबुदाने लगी कुछ कुछ। शायद वो अपनी बेटी पर ही नाराज़ हो रही थी। प्रणव के समझ तो इतना ही आ पाया था कि फिर उन्हें ध्यान आया कि प्रणव का, और फिर वो पूछने लगी, कहिए क्या काम है, किससे मिलना है? प्रणव ने पानी पीने की इच्छा जताई और वो औरत अंदर पानी लाने चली गई। पानी लेकर जब वापस आई तो प्रणव से पूछा, जी कहिए, मैंने पहचाना नहीं आपको, किनसे मिलना है? प्रणव, एक बार मुझे गले लगा कर देखती, छू कर देखती तो शायद आप तो कहती थी कि आप मुझे आंखें बंद करके भी पहचान लेंगी। अब वो अचरज भरी निगाहों से प्रणव को देखने लगी और अचानक उसकी भी आवाज़ कांपने लगी। लड़खड़ाती आवाज़ में उसने कहा, प्रणव। इतना कहना था कि प्रणव सुधा मौसी के गले लग गया और सुधा, उसकी तो हिचकियां ही बंध गईं रोते रोते। बरसों का वात्सल्य जो कहीं छुपा कर रखा था आज उमड़ कर बाहर आ रहा था। कैसा है रे तू, बता। मौसी याद आती थी, कितना बड़ा हो गया है। और प्रभा कैसी है? उसकी तो शादी भी हो गई होगी। प्रणव, मौसी पहले बैठने दो, अभी तुरंत मीटिंग खत्म करके आया हूँ, थोड़ा थक भी गया हूँ। सुधा, देख मैं भी कितनी पागल हूँ, भूख लगी होगी तुझे, रुक तेरे लिए कुछ लेकर आती हूँ। सुधा कुछ खाने के लिए लाने चली गई। तब तक प्रणव कमरे के चारों तरफ नजरें घुमाकर देखा। उसे अपनी मौसी के हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। थोड़ी देर में सुधा रोटी सब्जी लेकर आई और प्रणव को अपने हाथों से खिलाने लगी। प्रणव मुस्कुराते हुए बोला, अरे मौसी, अब बड़ा हो गया हूँ मैं। सुधा हल्की सी डांट लगाते हुए, बड़ा हो गया है? दीदी की डांट से बचने के लिए मेरे पास आता था तू खाना खाने। प्रणव, सब याद है मौसी, चलिए आप ही खिला दीजिए। इतना बोलकर उसने मुंह खोला और सुधा खिलाने लगी। तभी अंजलि और आरती वहां आ गए और आश्चर्य से देखने लगे। आरती सुधा की छोटी बेटी थी। हमें तो याद भी नहीं कि मम्मी ने हमें आखिरी बार अपने हाथ से कब खिलाया था। अंजलि, अरे आपको आपके श्याम जी मिल गए जो आप यहाँ आराम से बैठकर खा रहे हैं। सुधा और प्रणव मुस्कुराने लगे। सुधा बोली, जरा ढंग से समय देकर इनकी मदद करती तो तुझे पता चल ही जाता कि ये किस श्याम जी को ढूंढ रहे हैं। अंजलि ने हल्की सी चपत अपने सर पर लगाई और सोचने लगी कि अच्छा, तो ये पापा जी के बारे में ही पूछ रहे थे। फिर वो अपनी मम्मी से पूछने लगी कि ये कौन है।
सुधा, मेरा बेटा है ये, तू भैया बुला। फिर प्रणव की ओर मुंह करके बोली, दीदी कैसी है प्रणव? उनके बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं। और जीजा जी, हम सबको याद भी करते हैं कि नहीं? उनका फ़ोन नंबर दे दे तो मौसा जी आएंगे तो उनके मोबाइल से बात कर लूँगी। प्रणव मुस्कुराते हुए, ना बाबा ना, माँ से बात करवाने का रिस्क मैं नहीं ले सकता। वो तो बाबूजी हैं जो उन्हें संभाल लेते हैं। पता है कल रात को 11:30 बजे मुझे कॉल किया। उससे पहले प्रखर को कितनी बार डांट लगा चुकी हैं आपका पता लगाने के लिए। और आज सुबह दीदी से भी फ़ोन करवाया था। सुधा, तो क्या दीदी की आवाज़ नहीं सुन पाऊंगी मैं? आजकल तो मोबाइल पर देख भी सकते हैं। तेरे पास नहीं है वो मोबाइल? प्रणव, है मौसी, लेकिन माँ से नहीं। आप दीदी से बात कर लो। आपको नहीं पता, माँ ने एक बार आपको देख लिया फिर वो वहाँ चैन से रह भी नहीं पाएंगी। बहुत बेचैन हो रही हैं माँ इतने दिनों से आपके लिए। इसलिए मैं और बाबूजी कुछ प्लान बनाते हैं ताकि माँ आपसे सीधे मिल लें। मैं तो माँ को बताऊंगा भी नहीं कि आपसे मिला हूँ। सुधा का दिल बैठ गया। वो चुपचाप शांत होकर बैठ गई। प्रणव को मौसी को यूं देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो अपनी माँ को जानता था और यही सोचकर वो अपने निर्णय पर अडिग रहा। कुछ सोचकर उसने प्रभा को वीडियो कॉल लगाया। प्रभा को देखने के बाद सुधा थोड़ी खुश हुई। फिर प्रणव ने प्रखर और प्रिया के बारे में मौसी को बताया। सुधा बड़े चाव से सब सुन रही थी। इधर अंजलि और आरती उनकी बातें सुनकर बोर हो रही थीं, क्योंकि जिन लोगों के बारे में वो बातें हो रही थीं वो किसी को जानती ही नहीं थी। सुधा, प्रणव सुन ना, किसी दिन प्रखर को भी लेकर आ, उसे भी देख लेती। बहुत छोटे में देखा था उसे। और प्रिया, उसके तो जन्म का केवल समाचार मिला था, वो भी चिट्ठी से। बड़ी उत्सुकता हुई थी प्रिया को देखने की, लेकिन मन महसूस कर रह गई। प्रणव ध्यान से मौसी को सुन रहा था। फिर बोला, अरे आप प्रखर को जानती नहीं। माँ से कोई बात छुपा ही नहीं पाता है वो। दरअसल प्रखर और प्रिया दोनों एक जैसे हैं। आप एक काम करो, दीदी का नंबर रख लो। सुधा ने अंजलि से कलम मांगी। अंजलि ने भी फटाक से कलम दिया और फिर बुत बनकर बैठ गई। प्रणव, अब चलता हूँ मौसी, फिर आऊँगा। सुधा, अरे इतनी जल्दी? रात का खाना खाकर जाना। और सुन, प्रखर का खाना मैं डब्बे में पैक कर दूंगी। पता है पिताजी तो पकड़ भी नहीं पाते थे सब्जी मैंने बनाई है या दीदी ने। और अपने मौसा जी से तो तू मिला भी नहीं। वो सुनेंगे कि तू आया था और उनसे बिना मिले चला गया तो कितने नाराज होंगे। आरती और अंजलि एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, आंखों ही आंखों में एक दूसरे से मानो कह रहे हों कि अब रात तक भी ये सब झेलना पड़ेगा। प्रणव, नहीं मौसी, अब जाने दो। प्रखर को तो पता भी नहीं है ना। कॉलेज से आकर मेरा इंतजार कर रहा होगा। दूसरे दिन फिर आऊँगा। और मौसा जी का नंबर तो सेव कर लिया है मैंने। अब तो आप दोनों को कॉल करके खूब परेशान किया करूँगा। अंजलि सोचने लगी। दूसरे दिन फिर से, हे भगवान, अब इन्हें मत भेजना। सुधा नम आँखों से, करना परेशान, तेरी मौसी तरस गई है तेरे बचपने के लिए। इतना सब कह के दोनों ने एक दूसरे से विदा ली। पूरे रास्ते प्रणव मौसी के बारे में सोचता रहा। उसने कभी नहीं सोचा था कि मौसी इन हालातों में मिलेंगी। पूरे रास्ते प्रणव सोचता रहा कि आखिर किन परिस्थितियों में मौसी को यहाँ आकर रहना पड़ा होगा, क्योंकि जितना उसने अपनी माँ से सुना था सब कुछ सही चल रहा था मौसी के साथ। और प्रणव को मौसी के इस बारे में बात करते हुए संकोच हुआ, इसलिए उसने मौसी से सीधे सीधे इस बारे में कोई बात नहीं की। घर पहुंचकर सबसे पहले प्रभा को फ़ोन लगाया और अपनी चिंता और दुविधा बांटी उसके साथ। प्रभा ने भी आश्वासन दिया कि जब उसकी बात होगी तब वो ज़रूर पूछेगी मौसी से इस बारे में। इधर प्रणव के जाने के बाद दोनों लड़कियां सर पे सवार हो गईं सुधा के। कौन है ये और अचानक ये कहाँ से आ गए? सुधा आज बड़ी खुश थी, इसलिए बच्चों के इतना उधम मचाने के बाद भी वो परेशान नहीं हो रही थी। दोनों बच्चियां बड़ी खुश। आज पढ़ाई लिखाई से भी छुट्टी हो गई थी। अब श्याम जी के आने के बाद ही सारी बदमाशियों को विराम मिलेगा। सुधा बहुत उत्साहित होकर सारी बात श्याम जी को बता रही थी। बताने के दौरान ना जाने सुधा ने कितनी बार अपने आंसुओं को समेटा होगा। सुधा जब से परिवार से अलग हुई थी उससे मिलने नहीं आया था। जैसी परिस्थिति में सुधा निकली थी, ससुराल पक्ष के लोग तो उम्मीद भी नहीं कर सकते, और मायके यहाँ किसी को फुर्सत नहीं थी उसके लिए। उसके विवाह के कुछ वर्षों बाद ही माता पिता चल बसे और भाई भाभी अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गए। तो कौन खोज खबर लेता सुधा की। लेकिन आज प्रणव से मिलकर, उसे देखकर बरबस पूरा जीवन चक्र घूम गया सुधा की आंखों के सामने। उसने कभी नहीं सोचा था कि दीदी उसके लिए यूं परेशान होंगी। इतने वर्षों में आज पहली बार सुधा को ये एहसास हुआ कि वो अकेली नहीं है। अपनी दीदी के बारे में सोच सोच कर मन जैसे उड़ने लगा हो सुधा का।
बड़ी मुश्किल से अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखा था उसने। इधर प्रणव ने प्रखर और माँ को भनक भी नहीं लगने दी। हाँ, बाबूजी को सब कुछ बताया था उसने। अब ऋषिकेश जी दिल्ली जाने की तैयारियों में लग गए, लेकिन प्रमिला जी से छुपाकर टिकट कराई। आज शाम बैंक से आने के बाद ऋषिकेश जी प्रमिला जी को बताने लगे, छुट्टी के लिए जो अर्जी दी थी मान ली गई है, तो तय रहा पहले दिल्ली चलेंगे, फिर मेरठ प्रभा के यहाँ और उसके बाद कानपुर प्रिया के यहाँ। ठीक प्रमिला जी? अरे नहीं, अभी दिल्ली जाकर क्या करेंगे? सुधा के बारे में कुछ पता ही नहीं चला है। आपकी बात हुई क्या प्रणव से या प्रखर से? मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है, कब से कह रखा है। सुनिए ना, उल्टा कर दीजिए। ऋषिकेश जी आश्चर्य से, मैं कुछ समझा नहीं। क्या क्या उल्टा कर दीजिए प्रमिला जी? प्रोग्राम, पहले कानपुर, फिर मेरठ और फिर दिल्ली। तब तक शायद सुधा की भी कोई खबर मिल जाए। ऋषिकेश जी, मैंने टिकट ले लिए हैं प्रभा की माँ, अब तुम भी मन बना लो। जब भी कोई प्लान बनाता हूँ तुम अपने नए प्लान के साथ तैयार रहती हो। सुधा की चिंता छोड़ो, उसे जब मिलना होगा मिल जाएगी। प्रमिला जी चुप हो गईं। शायद बुरा लगा उन्हें। उन्हें लगा कि उनकी पीड़ा कोई नहीं समझ रहा। वो सोचने लगीं कि जब पति ही उनका हृदय नहीं पढ़ पा रहे हैं तो बच्चे कहाँ से उनके हृदय में झांक पाएंगे। इधर ऋषिकेश जी मन ही मन बहुत प्रसन्न थे। बस प्रमिला जी थोड़ी चुप सी हो गई थीं। फिर भी बच्चों के पास जाना था तो थोड़ी बहुत उनके पसंद की चीज़ें भी ले जानी थीं। बेमन से ही सही अपने काम में लग गईं। आखिर जाने का दिन भी आ गया। नियत समय पर दोनों स्टेशन पहुंचकर ट्रेन में बैठे। अगले दिन स्टेशन पर प्रणव और प्रखर समय से पहले ही पहुंच चुके थे। जैसे ही ट्रेन रुकी, प्रमिला जी की आंखें अपने बच्चों को ढूंढने लगीं। एक एक सेकंड भारी पड़ रहा था। तभी प्रखर दिखा, दौड़कर आया और माँ के गले लग गया। ऋषिकेश जी, ये कामचोर का कामचोर ही रह गया। अरे माँ को छोड़, सामान उठाने में मदद कर मेरी। तभी पीछे से आवाज़ आई, मैं हूं ना बाबूजी। प्रणव ने कहते हुए पैर छुए और सामान ले लिया उनके हाथ से। रास्ते भर चारों हंसी ठिठोली करते रहे। सब मिलकर प्रणव की शादी की बातें कर रहे थे। प्रणव ज़्यादा नहीं बोल रहा था। हाँ, बीच बीच में थोड़ा मुस्कुरा दिया करता था। घर पहुंचने के बाद प्रमिला जी और ऋषिकेश जी दोनों फ्रेश हुए। बीच बीच में प्रमिला जी ने बहुत बार सुधा के बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार कोई ना कोई टोक देता और प्रमिला जी की बात अधूरी ही रह जाती। उनके मन में बस इतनी जिज्ञासा थी कि इन लोगों ने उसके बारे में कुछ भी पता लगाया या नहीं। बरसों बीत गए सुधा को देखे या मिले हुए। कैसी होगी वो? बस एक बार उसकी कुशलता जानना चाहती थी प्रमिला जी। थोड़ी देर बाद प्रणव ऑफिस के लिए निकल गया उसके वादे के साथ इस वादे के साथ कि शाम को जल्दी वापस आ जाएगा। ऋषिकेश जी अपने अखबारों में लग गए। प्रमिला जी ने सोचा थोड़ी कमर सीधी कर लूं। वो गईं कि पीछे पीछे प्रखर आ गया। दोनों माँ बेटे में बातें होने लगीं। ढेर सारी बातें की दोनों ने। प्रमिला जी के याददाश्त की दाद देनी पड़ेगी। कितनी पुरानी बातें याद थी उन्हें। प्रमिला जी ने मौका देकर प्रखर से सुधा के बारे में पूछा कि कुछ पता चला क्या? प्रखर, अरे नहीं माँ, मेरे तो एग्ज़ाम ख़त्म हुए 4 दिन ही हुए ही हैं और भैया को भी ऑफिस में आजकल इतना काम होता है कि मत पूछो। कभी कभी तो रात को आते आते ही देर हो जाती है। अभी एग्ज़ाम के बाद मैंने चर्चा की कि भैया एक बार चलें उस एड्रेस पर, लेकिन भैया ने टाल दिया। फिर थोड़ी देर के बाद प्रखर वहाँ से चला गया। बहुत मायूस हो गईं प्रमिला जी और खिन्न भी। वो सोचने लगीं कि अब किसी से कहेंगी भी नहीं। शायद सब अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हैं। सब ईश्वर पर छोड़ दिया कि अब जब ईश्वर को मिलाना होगा वो मिला देंगे। लेकिन अब वो किसी से कुछ ना कहेंगी, ना ही किसी से मिन्नतें करेंगी। बस बहुत हुआ। शाम को प्रणव आया। एक बार फिर से घर में चहल पहल हो गई, लेकिन प्रणव ने नोटिस किया कि माँ थोड़ी चुप सी हो गई हैं। उसने माँ से पूछना चाहा, लेकिन संतुष्ट होने के लायक उत्तर नहीं मिला। वो माँ की चुप्पी समझ रहा था। अचानक से प्रणव पूछ बैठा, आज कहीं घूमने चलें? मेरी 2 दिन की छुट्टी है। प्रमिला जी, तो आज मैं तेरी पसंद का कुछ बनाती हूँ, बोल क्या खाएगा? प्रणव, अरे नहीं माँ, आप यहाँ घूमने फिरने आई हैं, आप बस आराम कीजिए। क्यों बाबूजी? ऋषिकेश जी घूमने फिरने आए हैं तो चलो कहीं घूम आते हैं। सब तैयार होने चले गए। प्रणव चुपके से बाहर निकल गया और अपने मौसा जी को फ़ोन मिलाया। श्याम जी ने बताया कि वो काम पर निकल चुके हैं। प्रणव थोड़ी चिंता में पड़ गया कि मौसी को बिना बताए माँ को ले जाना ठीक होगा। फिर सोचा उसने कि जो होगा देखा जाएगा। प्रखर को घर पर छोड़कर बाकी के लोग निकल पड़े। प्रमिला जी, सुन प्रणव, अब ये लाल किला और इंडिया गेट नहीं घूमना मुझे। बिड़ला मंदिर ले चल, उसके बाद किसी मॉल में ले चलना। रिया और शानू, प्रभा के बच्चे के लिए बहुत कुछ लेना है।
ऋषिकेश जी, हाँ हाँ बिल्कुल। प्रणव, आज मेरी पसंद से घूम लो। मेरे एक दोस्त ने आप लोगों को अपने यहाँ इनवाइट किया है, कल आपकी पसंद से घूमेंगे। प्रमिला जी सोचने लगी, इन सब के लिए समय है तेरे पास, लेकिन मन की बात मन में ही रह गई। फिर भी खुद को सामान्य करते हुए बोला उन्होंने, पहली बार किसी के घर जा रहे हैं, यूँ खाली हाथ नहीं जाते, कुछ मिठाई वगैरह ले लो। प्रणव, ये सही कहा माँ आपने। उसने आगे किसी मिठाई की दुकान से मिठाई पैक करवा ली, कुछ नाश्ते का सामान भी ले लिया। प्रमिला जी जितना चाहती थी कि सुधा के बारे में नहीं सोचेंगी, उतने ही ज़्यादा सोचने लगती। आखिर क्यों मन उनका मानता नहीं। इतने दिनों से तो दूर थी, अब तो शहर भी एक मालूम नहीं था तो बस सुधा का घर। प्रमिला जी की तंद्रा टूटी जब प्रणव ने गाड़ी रोकने के लिए ब्रेक लगाया। अचानक से झटका लगा प्रमिला जी को। वो कार की खिड़की से बाहर झांकने लगी कि आखिर प्रणव कहाँ ले आया है। तभी अंजलि किसी काम से बाहर निकली और प्रणव को आता देख वापस अंदर की ओर चली गई। अंजलि अंदर गई और चुपके से आरती को बताया कि उस दिन वाले भैया आ रहे हैं। दोनों बहनों ने सोचा कि भैया फिर पता नहीं कौन कौन सी बातें करेंगे माँ के साथ, इसलिए दोनों वहाँ से भागने में ही भलाई समझी। प्रणव आगे आगे तेजी से बढ़ रहा था और प्रमिला जी ऋषिकेश जी के साथ धीरे धीरे आ रही थी। प्रणव ने आते ही दरवाज़ा खटखटाया, हालांकि दरवाज़ा खुला ही था। सुधा हाथ पहुँचते हुए निकली। अरे प्रणव, आज तो फिर तूने सरप्राइज़ कर दिया। आरती अंजलि को देखा क्या, अभी यहीं थी दोनों। प्रणव, असली सरप्राइज़ तो अब मिलेगा आपको, पहले ये मिठाई पकड़िए। सुधा, तू बेटा है मेरा, इतना सब लाने की क्या ज़रूरत थी। प्रणव मुस्कुराते हुए, ज़रूरत तो थी। सुधा, क्यों, शादी तय हो गई क्या तेरी। प्रणव, उससे भी बड़ी बात है। सुधा सोच में पड़ गई, तभी पीछे से एक प्रौढ़ दंपति को आते देखा। शुरू में तो पहचान नहीं पाई, लेकिन देर नहीं लगी पहचानने में। सुधा जब से प्रणव से मिली थी तब से बस एक ही चाहती थी कि किसी तरह एक बार दीदी से मिल ले, लेकिन यूं अचानक। सोचा पहले से पता होता तो थोड़ी विशेष तैयारियां कर लेती। प्रमिला जी ऋषिकेश जी के पीछे पीछे चली जा रही थीं और मन ही मन सोच भी रही थी कि पता नहीं कौन लोग हैं। कुछ पता होता तो बातचीत करने में आसानी होती, लेकिन तभी किसी महिला ने उनके पैर छुए। थोड़ा चौंकी प्रमिला जी। जब उस महिला ने सर उठाया तो प्रमिला जी तो बस देखती रह गईं। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उम्र में भले ही सुधा से ज़्यादा हों, लेकिन पहचानने में पल भर की देर भी नहीं लगी प्रमिला जी को। बस विश्वास नहीं कर पा रही थी। अगले ही पल जब ऋषिकेश जी और प्रणव को मुस्कुराता हुआ पाया तो सब समझ में आ गया उनके कि क्यों उनकी कोई बात सुनकर भी अनसुना कर दे रहा था। बिना समय गंवाए सुधा को अपने सीने से लगा लिया। आज बरसों बाद दोनों बहनें एक दूसरे से मिल रही थीं और ये आंसू इन्होंने आज तक किसी की नहीं सुनी, हमेशा अपने मन की है। भावना से ओतप्रोत थीं दोनों बहनें। मोहल्ले वालों को भी आश्चर्य हुआ कि आखिर कौन आया इनके यहाँ। इतने दिनों तक किसी रिश्तेदार को उनके घर आते नहीं देखा था किसी ने। सब कानाफूसी कर रहे थे आपस में, पर सुधा इन सारी बातों से बेपरवाह अपनी दीदी में लगी थी। भीड़ में से एक औरत को सुधा खींच कर लाई और प्रमिला जी से मिलवाने लगी। सुधा, दीदी ये रीता है, शुरू में हमारा बहुत साथ दिया इन लोगों ने। थोड़ी देर रीता और प्रमिला जी ने औपचारिक बातें की, फिर रीता ने उन सबसे विदा ली। सुधा, अरे दीदी, मैं भी कैसी बातों में लग गई हूँ, आप रुको, मैं कुछ खाने को लाती हूँ। इतने में प्रणव बोला, आप बैठो, मैं नाश्ता निकालता हूँ। रास्ते में पैक करवा लिया था। प्रमिला जी, हाँ सुधा, थोड़ी देर आराम से बैठना मेरे पास। और बच्चे कहाँ हैं तेरे। ऋषिकेश जी मजाक करते हुए, सुधा जी आप हमसे भी बात कर सकती हैं, आपकी दीदी कुछ नहीं कहेंगी। सुधा मुस्कुराने लगी। ऋषिकेश जी, अरे सुधा जी आप तो शर्मा गई। सुधा दीदी को छोड़ जीजा जी की आवभगत में लग गई। तब तक प्रमिला जी उस छोटे से घर को बड़े गौर से देख रही थीं। घर का हर कोना और दीवार सुधा की स्थिति बता रहे थे। प्रमिला जी ने सुधा का हाथ पकड़कर अपने पास बिठाया और बोली, कहाँ तू अपने जीजाजी की बातों में लग गई, इनको जानती नहीं क्या तू। बताना बच्चे कहाँ हैं और श्याम जी, सब बताना सुधा, बड़ी बेचैनी हो रही है। सुधा एक पल के लिए शांत हो गई, बिल्कुल बच्चों की तरह सर नीचे झुका लिया और कहने लगी, कितना सुनोगी दीदी और क्या क्या सुनोगी। इन बीते वर्षों में ईश्वर ने तुम्हारी सुधा की खूब परीक्षा ली है। कहते कहते सुधा अपनी दीदी को पकड़ के बहुत रोने लगी। प्रमिला जी भी उसके साथ भावुक हो गईं, फिर भी खुद को संभालते हुए बोली, आज जो भी है तेरे मन में अपनी दीदी के सामने खोल कर रख दे, देखना तुझे भी अच्छा लगेगा। ऋषिकेश जी स्थिति भांपते हुए बोले, चल प्रणव, इन औरतों की बातों में हम कहीं घूम कर आते हैं। थोड़ी देर के लिए कमरे में चुप्पी छा गई। फिर सुधा ने कहना शुरू किया, दीदी
बहुत खुश होकर हम दोनों दिल्ली आए थे। श्याम जी को ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी भी मिल गई थी। आप तो जानती हैं दीदी कि मेरे ससुराल वाले इनके गायन से उतने खुश नहीं थे। फिर भी परिवार के विरुद्ध जाकर उन्होंने दिल्ली आने का निर्णय लिया और मैं भी इनके पीछे पीछे हो ली। कैसे अकेला छोड़ देती इन्हें, आखिर हर कदम पर साथ देने के लिए वचनबद्ध जो थी। हम दिल्ली आ गए, इनके एक मित्र के यहाँ ठहरे। नियत तिथि पर ये घर से रेडियो स्टेशन के लिए निकले। हमने यही सोचा कि शायद वहाँ से हमारे नए जीवन की शुरुआत होगी, लेकिन विधाता ने तो हमारे लिए कुछ और ही लिखा था। उस दिन जाते वक्त ही श्याम जी का एक्सीडेंट हो गया। पूरे 2 महीने अस्पताल में भर्ती रहने के बाद जब इनको छुट्टी मिली तो हमारे हाथ से सब कुछ निकल चुका था। आज की तरह उस समय हाथों हाथ मोबाइल भी नहीं हुआ करते थे कि किसी को बताती या मदद लेती। कहते कहते गला रोंध गया और आंखें भर आईं सुधा की। प्रेमिला जी तो बिल्कुल जड़ हो चुकी थीं बहन की आप बीती सुनकर। फिर भी आगे जानना चाहती थी कि क्या हुआ। उन्होंने सुधा को पानी पिलाया। सुधा ने फिर कहना शुरू किया, दीदी ये सब कठिनाइयाँ यहीं ख़त्म नहीं हुई। जब श्याम जी का एक्सीडेंट हुआ तो मैं 2 महीने के गर्भ से थी। घर से निकलते वक्त गर्भवती होने का अंदेशा भी नहीं था। यहाँ आकर पता चला। इनके ठीक होने के बाद मेरा गर्भपात हो गया। उस समय तो ऐसा लगता था मानो ये दिन फिर फिरेंगे ही नहीं। लेकिन उस कठिन समय में इस रीता ने और इनके मित्र ने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा, हमारी हर संभव सहायता की। वो कहते हैं ना, ईश्वर एक द्वार बंद करता है तो कई द्वार खोल भी देता है। परिवार से बढ़कर हो गए ये लोग हमारे लिए। इनके मित्र ने ही अपने मिल में इन्हें नौकरी लगवा दी। सब सही चलने लगा था अब, लेकिन फिर भी एक बच्चे की कमी थी हमारे जीवन में। और फिर पूरे 9 साल के बाद अंजलि मेरी कोख में आई और 2 साल बाद आरती। अब किसी बात की चिंता नहीं है दीदी, सब सुचारू रूप से चल रहा है। वो कहते हैं ना, बड़ी बहन माँ की प्रतिमूर्ति होती है। वो बिना कहे सब सुने सब समझ चल लेती है। अब सुधा क्या कहती, घर का एक एक कोना मानो उसकी स्थिति बयां कर रहा था। प्रेमला जी बोली, छोड़ो ये सब बातें, बता श्याम जी कैसे हैं, कब तक आएंगे। कि दरवाजे पर खड़ा प्रणव बोल पड़ा, अरे आ गए। दरवाजे पर ऋषिकेश जी, श्याम जी और प्रणव मुस्कुराते हुए खड़े थे। श्याम जी प्रमिला जी के पैर छूने झुके तो प्रमिला जी कहने लगीं, अरे नहीं नहीं, आप पाप चढ़ाएंगे क्या मुझे, दामाद हैं आप मेरे। ऋषिकेश जी, मैं भी श्याम जी से यही कह रहा था। तभी अंजलि और आरती वहां आ गए। वो दोनों यही सोचकर आए थे कि वो भैया अब चले गए होंगे, लेकिन सबको देखकर सोच में पड़ गए कि ऐसे कौन से मेहमान हैं जो अब तक गए नहीं। प्रेमला जी आगे बढ़कर गईं और दोनों को अपनी बाहों में भर लिया। प्रेमला जी ऋषिकेश जी से, सुनिए ना जी, ये तो बिल्कुल छोटी प्रभा लगती है ना। ऋषिकेश जी, बिल्कुल सही कह रही हो प्रभा की माँ। प्रमिला जी नाराज होते हुए, इस प्रणव ने कुछ बताया ही नहीं, कुछ लाते बच्चों के लिए। सुधा, अरे नहीं दीदी, ठीक है, कोई बात नहीं। प्रणव, मुझे आप दोनों के चेहरों की खुशी देखनी थी, इसीलिए कुछ नहीं बताया। माँ, फिर कभी ले आएंगे। सबने बहुत देर तक बातें की, खूब हंसी मजाक हुआ। सबने श्याम जी का गाना भी सुना। अब विदा लेने की घड़ी आ गई थी। प्रमिला जी, एक सपने सा लगता है तुझसे मिलना सुधा, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। सुधा अंदर के कमरे से एक पैकेट लाई थी। वो पैकेट अपनी दीदी को देने लगी। प्रेमला, ये क्या है सुधा। सुधा, कुछ नहीं दीदी, एक साड़ी खरीदी थी अपने लिए, लेकिन आप पर ज़्यादा अच्छी लगेगी। प्रेमला जी, नहीं सुधा, तू पहन, इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं। दीदी हूँ तेरी मैं। सुधा, इसीलिए तो कह रही हूँ, आप लीजिए ना, आप पहली बार घर पर आई हैं। प्रेमला जी, अच्छा तो दूसरे दिन आऊँगी और मुझे जो भी चाहिए होगा तुझसे अधिकार से मांग लूँगी, ठीक है। सुधा, ठीक है दीदी। ये सब कहकर उन लोगों ने विदा ली। सुधा को अपने अंदर एक विशेष अनुभूति महसूस हो रही थी। वही अनुभूति जो भीड़ में खोए हुए बच्चे को अपने माता पिता को देखकर होता है। घर पहुंचकर प्रमिला जी खुश तो थीं लेकिन चिंतित भी थीं। ऋषिकेश जी समझ रहे थे कि कुछ तो चल रहा है प्रमिला जी के मन में, लेकिन उम्मीद कर रहे थे कि पहले प्रमिला जी पहल करें। आखिर प्रमिला जी ने शुरुआत की। प्रमिला जी, जी आपको कैसा लगा सुधा जी और श्याम जी से मिलकर। मुझे उनकी स्थिति कुछ ठीक नहीं लगी। सुनिए ना, कल बाजार से अंजलि और आरती के लिए कुछ कपड़े ले आएंगे। ऋषिकेश जी, आप जैसा कहें श्रीमती जी। प्रमिला जी, सुनिए ना, मजाक मत कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं क्या करूँ जिससे मैं उनकी जिम्मेदारी बांट लूँ। ऋषिकेश जी, जो बन पड़ेगा हम करेंगे। प्रमिला जी, कुछ पैसे दे दें क्या। ऋषिकेश जी, प्रभा की माँ, कुछ ऐसा मत सोचना जिससे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे। प्रमिला जी ने हामी भरी। शायद ऋषिकेश जी ठीक ही कह रहे हैं। प्रमिला जी ने सोचा, एक बार प्रभा से बात करेंगी वो इस बारे में। उस रात सबके सोने के बाद प्रमिला जी ने प्रभा को फ़ोन मिलाया।
प्रभा से बात करके ही उन्हें पता चला कि प्रभा जानती थी कि सुधा के बारे में। प्रभा ने भी उन्हें आश्वस्त किया कि जो भी निर्णय होगा वो उसमें उनके साथ है। अगले दिन तड़के ही प्रमिला जी की नींद खुल गई। फिर वो ऋषिकेश जी के उठने का इंतजार करने लगी। आखिर वो ऋषिकेश जी को अपने मन की बात बताना चाह रही थीं और उन्हें ये भी जानना था कि ये सब सुनने के बाद आखिर ऋषिकेश जी की क्या प्रतिक्रिया होगी। सुबह प्रमिला जी जल्दी ही उठ गईं और उठकर ऋषिकेश जी के उठने का इंतजार करने लगीं। आज एक एक मिनट भारी पड़ रहा था प्रमिला जी को। उनकी नज़रें बार बार घड़ी देख रही थीं, लेकिन ऋषिकेश जी को सोते हुए घड़ी थोड़े ही न दिख रही थी। अब प्रमिला जी ने सोचा चल के नाश्ता ही बना लिया जाए, तो वो किचन की तरफ चल दी। नाश्ता बन गया। प्रणव प्रखर उठ गए और मॉर्निंग वॉक पे भी चले गए। तब जाके कहीं आधे घंटे बाद ऋषिकेश जी उठे। ऋषिकेश जी, चाय पिला दो प्रभा की माँ। प्रमिला जी, जी अभी लाई। प्रमिला जी ने सोचा अच्छा है बच्चे घर पर नहीं हैं, वो अच्छे से अपने मन की बात कर पाएंगी। अपनी कोई भी बात ऋषिकेश जी तक पहुंचाने के लिए इस चाय ने बड़ा सहारा दिया है प्रमिला जी को। थोड़ी देर बाद वो चाय लेकर हाजिर थीं। ऋषिकेश जी ने ही बात शुरू की। मैंने कुछ सोचा है प्रभा की माँ। प्रमिला जी, पहले मेरी बात सुनिए। मैं कब से आपके उठने की राह देख रही थी, इसीलिए पहले मैं बोलूँगी। ऋषिकेश जी, मुझे बहुत संजीदा बात करनी है। रात भर सपने में यही सब सोचता रहा। हम एक काम करें प्रभा की माँ, अंजलि को हम अपने साथ ले चलते हैं और उसकी सारी जिम्मेदारी भी। प्रमिला जी एकटक ऋषिकेश जी को देखने लग गईं कि जैसे ऋषिकेश जी भी वही सोच रहे थे जो उनके मन में चल रहा था। प्रमिला जी, एक बार प्रणव और प्रखर से भी पूछ लें। ऋषिकेश जी, नहीं प्रभा की माँ, अभी हमारे बच्चों से पूछने के दिन नहीं आए। अभी हम अपना निर्णय उन्हें सुनाएंगे। मुझ पर भरोसा तो है ना तुम्हें? हम समझेंगे कि हमारे 4 नहीं 5 बच्चे हैं। प्रमिला जी, जी मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन कहने में संकोच हो रहा था। आखिर हमेशा की तरह आपने एक बार फिर मेरा मन पढ़ लिया। कल रात ही तो प्रभा से कह रही थी मैं, मेरी बच्ची ने बहुत मनोबल बढ़ाया मेरा। कह रही थी कि माँ जो भी निर्णय हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऋषिकेश जी, क्यों नहीं कहेगी, आखिर हमारी ही तो परछाई है प्रभा। तभी प्रणव और प्रखर आ गए। प्रखर झूठ मूठ का नाराज होते हुए और हम ऋषिकेश जी हंसते हुए। तुम चारों हो। प्रणव, बाबूजी बिल्कुल सही सोच रहे हो आप दोनों। प्रखर, लेकिन क्या मौसी मानेंगी? प्रमिला जी और ऋषिकेश जी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। आखिर सच ही तो कह रहा था प्रणव। ये तो उन दोनों ने सोचा ही नहीं था। क्या सुधा मानेगी उस बच्ची को देने के लिए जो इतनी मिन्नतों के बाद उसे ईश्वर ने दी थी? और श्याम जी, क्या वो तैयार होंगे? प्रमिला जी, मैं जानती हूँ सुधा को, अपनी दीदी की बात वो कभी नहीं टालेगी, लेकिन मन में कहीं ना कहीं जरूर लग रहा था कि क्या सचमुच सुधा मानेगी। फिर उन्होंने ऋषिकेश जी से कहा, सुनिए जी, एक दिन सुधा को और श्याम जी को यहाँ बुलाते हैं ना खाने पे, ठीक रहेगा ना? थोड़ा हम सबका आपस में घुलना मिलना भी हो जाएगा। ऋषिकेश जी ने हामी भर दी। धीरे धीरे सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। हाँ, प्रमिला जी बीच बीच में कभी कभी सुधा से बात कर लिया करती थीं। आखिर एक दिन प्रमिला जी ने सुधा, श्याम जी और दोनों बच्चियों को खाने पे बुलाने का सोचा और रविवार का दिन इसलिए रखा कि दोनों परिवार पूरा दिन साथ में बिताएं। प्रमिला जी ने फ़ोन लगाया श्याम जी के नंबर पर। सुधा, प्रणाम दीदी, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर आइए ना आप सब। उस दिन तो मन ही नहीं भरा आपसे मिलकर। प्रमिला जी, सही कह रही है तू, बिल्कुल मन नहीं भरा, इसीलिए तुम सबको इस रविवार खाने पर आना है। जल्दी आ जाना, तब तो मेरी मदद भी कर पाएगी, है ना? सुधा, अरे दीदी आप इतनी तकलीफ मत कीजिए, मैं आऊँगी तो सब कर लूँगी। प्रमिला जी, बिल्कुल तू ही करना, अब थक जाती है तेरी दीदी, उम्र भी तो हो चली है। सुधा, हाँ दीदी हम जल्दी चले आएंगे। प्रमिला जी, चल फिर मैं इंतज़ार करूँगी, जल्दी आना, रखती हूँ। इतना कहकर फ़ोन रख दिया और बेसब्री से रविवार की राह देखने लगी प्रमिला जी। तुरंत जाकर इस बारे में ऋषिकेश जी को भी बता दिया। प्रमिला जी, सुनिए ना, बाजार चलिए ना, अंजलि और आरती के लिए कपड़े लेने हैं मुझे। ऋषिकेश जी, हमने आपका कहा कभी टाला है जो आज टालेंगे? शाम को प्रमिला जी ऋषिकेश जी के साथ गईं और जो भी उन्हें सुधा के बच्चों के लिए उचित लगा खरीद लाईं। रविवार के दिन सही समय पर सुधा अपने परिवार के साथ आ गई। पहले तो दोनों बच्चियां चुपचाप थीं, लेकिन धीरे धीरे सबके साथ घुल मिल गईं। सुधा, दीदी प्रखर कितना बड़ा हो गया है, अब तो एक साथ दो दो बहुएं लानी पड़ेंगी। सभी ठहाकों के साथ हंसने लगे। प्रमिला जी और सुधा ने मिलकर खाने की तैयारी की और खाना बनाया। सब लोगों ने खूब हंसी मजाक के बीच खाना खाया। ऋषिकेश जी बड़े हंसमुख स्वभाव के थे, बीच बीच में सबको छेड़ते रहते थे। ऋषिकेश जी, श्याम जी, अब हम सुधा जी से कोई मजाक करेंगे तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे?
भाई आपसे पुरानी दोस्ती है हमारी और सुधा जी की। श्याम जी भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। श्याम जी, बिल्कुल नहीं भाई साहब, आप ही के बहाने हम आज असली छुट्टी मनाएंगे। सुधा ने झूठ मूठ की नाराजगी वाली आंखें दिखाईं श्याम जी को। ऋषिकेश जी, सुधा जी, अरे प्रणव को ट्रेनिंग दीजिए खाने पीने की, वरना ससुराल वाले कहेंगे कि। प्रमिला बीच में टोकते हुए, अरे खाने दीजिए, सबको परेशान कर दिया है। ऋषिकेश जी, जैसी आपकी आज्ञा श्रीमती जी। श्याम जी, मेरी एक सलाह आप मानिए, परिवार सुचारू रूप से चले इसके लिए श्रीमती जी की आज्ञा का पालन जरूर करिए। प्रमिला जी, आप फिर बोले। यूं ही सब हंसी मजाक करते हुए खाना खा रहे थे। इस बीच प्रमिला जी की नज़रें बार बार अंजलि पर थीं, मानो उन्होंने दिल से उसे अपना मान लिया था। अंजलि बहुत समझदार थी और थोड़ा चंचल भी। प्रमिला जी को उस पर बड़ा प्यार आ रहा था। खाना खाने के बाद श्याम जी और ऋषिकेश जी समाचार देखने में व्यस्त हो गए, बच्चियां भाइयों के साथ, और प्रमिला जी सुधा दूसरे कमरे में चले गए आराम करने। प्रमिला जी, बड़ी प्यारी है अंजलि, आरती भी प्यारी है, लेकिन ना जाने क्यों इससे कुछ अलग सा जुड़ाव महसूस कर रही हूँ। सुधा, सच कहूँ दीदी, ये बिल्कुल आप जैसी ही है। इतने दिनों में मैंने अंजलि के पापा से भी नहीं जिक्र किया था, लेकिन ये मुझे अक्सर आपकी याद दिलाती थी। छोटी सी उम्र में ही बड़ी सयानी हो गई है। प्रमिला जी भरी हुई आंखों से, तो मेरी परछाई को मुझसे दूर मत कर सुधा, इसे मुझे दे दे। जब से इसे देखा है एक पल के लिए भी प्रभा और प्रिया से कम नहीं लगी मुझे। मुझ पर विश्वास कर सुधा, तुझसे कम प्यार नहीं करूँगी इसे। सुधा समझ नहीं पा रही थी कि प्रमिला जी अचानक से ऐसा क्यों कह रही हैं, और प्रमिला जी की आंखों में आंसू देखकर बिल्कुल घबरा गई। सुधा, दीदी क्या कह रही हैं आप ही की तो है अंजलि, और अंजलि ही क्यों, आरती भी। हम दोनों में कोई फ़र्क है क्या बच्चों के लिए। प्रमिला जी, याद है जब प्रणव छोटा था, मैं मायके से लौटती थी तो प्रणव तुझे छोड़ना नहीं चाहता था, और ना जाने कितनी बार मैं प्रणव को तेरे पास छोड़ आती थी। क्या उसी तरह तू अपनी अंजलि को मेरे पास नहीं छोड़ सकती। जब से प्रिया गई है, अकेली पड़ गई है तेरी दीदी। पूरा घर काटने को दौड़ता है, सभी बच्चे मुझसे दूर हो गए हैं। सुधा किचन से पानी लेकर आई और प्रमिला जी को पिलाया। थोड़ा आराम मिला प्रमिला जी को। प्रमिला जी, बोल ना सुधा, क्या सोच रही है, कुछ तो जवाब दे। हाँ या ना, कुछ तो बोल। मैं मन को समझा लूँगी, तेरा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। सुधा, दीदी आज तक ऐसा कभी नहीं सोचा कि अंजलि या आरती को खुद से दूर करने का। इन दोनों के जन्म के बाद कभी मायके या ससुराल भी नहीं गई कि ये लोग किसी और को जाने। मुझे आपके प्यार का पूरा विश्वास है दीदी, मुझसे ज़्यादा ही प्यार करेंगी आप इसे। प्रमिला जी, सुन, ज़्यादा सोच मत, तू और श्याम जी मिलकर ना विचार कर, कोई जल्दी नहीं है। अभी मैं दिल्ली में ही हूँ ना। सुधा ने सिर हिला दिया, लेकिन अंदर तक बेचैन हो गई सुधा। आखिर कैसे इस बारे में श्याम जी से बात करेगी। बात करते करते शाम हो गई। अब सुधा और श्याम जी के विदा लेने का समय आ गया। अंजलि जिद करने लगी, मम्मी मैं मौसी के पास ही रुक जाऊं प्लीज़। सुधा समझाते हुए, नहीं बेटा, तुम परेशान कर दोगी सबको। अंजलि, नहीं मम्मी, नहीं करूँगी प्लीज़। प्रमिला जी बहुत खुश हुई कि बच्ची ने खुद जिद की है। उन्हें ये ईश्वर का कोई इशारा लगा। श्याम जी, उसका मन है तो रुक जाने दो सुधा, पहली बार किसी अपने से मिली है। श्याम जी की बात सुनकर सुधा चुप ही हो गई। अंजलि को छोड़ सुधा और श्याम जी आरती को लेकर चले गए। रास्ते भर दोनों खामोश रहे। रात को सोते वक्त श्याम जी ने ही बात छेड़ी, दीदी और भाई साहब ऋषिकेश जी ने कैसे ढूंढ लिया हमें, कभी कभी सब एक सपने जैसा लगता है। सुधा, सही कह रहे हैं आप। सुधा ने सोचा किसी तरह तो बात बतानी होगी, क्योंकि आज जब दीदी ने उससे अंजलि के बारे में बात की तो वो बहुत बेबस दिखी। उन्हें सच में किसी की ज़रूरत है। श्याम जी, सुधा, पता है भाई साहब दीदी को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं, शायद अकेलापन खाया जा रहा है उन्हें। याद है जब पहले दिन यहाँ आई थी तो कितनी चुपचाप थी, लेकिन आज तो ऐसा लग रहा था कि मूरत में जान आ गई है। मैंने भी भाई साहब के बताने के बाद ही गौर किया। सुधा, दीदी को अकेलापन कभी से पसंद नहीं था, इसीलिए तो दीदी ने के सास ससुर भी दीदी को बहुत चाहते थे। वो होते तो शायद दीदी व्यस्त और ज़्यादा खुश होती। श्याम जी, भाई साहब की चिंता का कारण यही तो था कि सबके साथ तो ठीक है, बच्चों से दूर होने के बाद फिर से वैसी हो जाएंगी। सुधा, एक बात कहूँ। श्याम जी, हाँ कहो ना। सुधा थोड़ा सकुचाते हुए, दीदी ने हमसे हमारी अंजलि मांगी। श्याम जी चकित रह गए। तुमने क्या कहा सुधा। सुधा, क्या कहती, मुझे तो कुछ सोच ही नहीं रहा था। श्याम जी, तो क्या इसीलिए भाई साहब माना कि हमारी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है।
लेकिन अपने दोनों बच्चों को तो हम अच्छी तरह पाल ही सकते हैं। सुधा, ऐसा मतलब नहीं था उनका। दीदी कह रही थी कि बचपन में प्रणव को भी तो मेरे पास ना जाने कितनी बार छोड़ा है। श्याम जी को सब सोचकर अच्छा नहीं लग रहा था। अब उन्हें अफसोस हो रहा था कि उन्होंने अंजलि को वहाँ क्यों छोड़ा। अगले दिन सुबह उठते ही सुधा ने पाया कि श्याम जी घर पर नहीं हैं। इधर रात भर प्रमिला जी अंजलि को अपने पास पाकर ही निहाल हो गई थीं। हमेशा की तरह प्रमिला जी सुबह उठकर चाय बनाने लगीं। आज ऋषिकेश जी भी तड़के ही उठ गए। दोनों अंजलि के बारे में बात कर ही रहे थे, यूं कहिए उसके उठने का इंतजार कर रहे थे। प्रमिला जी, कल अंजलि ने प्रभा और प्रिया से बात की। रिया, प्रभा की बेटी, से तो थोड़ी ही देर में बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई। क्यों जी, रिया और अंजलि हम उम्र ही होंगी ना। सुनिए जी, आपको क्या लगता है, क्या सुधा और श्याम जी। वो बात कह ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। ऋषिकेश जी, कब गए थे ये दोनों कि इतनी जल्दी आ भी गए। प्रमिला जी, आप देखिए ना, मैं चाय लेकर आती हूँ। ऋषिकेश जी ने दरवाज़ा खोला तो पाया कि श्याम जी खड़े हैं। ऋषिकेश जी, अरे आप आइए आइए, अंदर आइए। प्रभा की माँ, एक कप चाय और श्याम जी के लिए। जी लाई, अंदर से आवाज़ आई। श्याम जी, जी अंजलि कहाँ है? मैं उसे लेने आया हूँ, आज उसका टेस्ट है। अभी तक सो रही है क्या? ऋषिकेश जी, आप अंदर आइए ना पहले। आपने क्यों तकलीफ की? प्रणव छोड़ आता उसे आपके पास। प्रमिला जी चाय लेकर आ गईं। बड़ी सही समय पर आए हैं आप। श्याम जी, नाश्ता करके जाइएगा। श्याम जी, किसी और दिन दीदी, आज जरा जल्दी में हूँ। ऋषिकेश जी को श्याम जी कुछ परेशान लगे। आखिर उन्होंने पूछ ही लिया, कोई परेशानी है क्या श्याम जी? तब तक अंजलि उठकर आ गई और दौड़कर श्याम जी के गले लग के झूल गई। पापा जी, आप, मेरी याद आ रही थी। श्याम जी, चल बेटा जल्दी चल, तेरा टेस्ट है ना। अंजलि, नहीं पापा जी, आज स्कूल बंद है ना। इतना सुनते ही ऋषिकेश जी और प्रमिला जी एक दूसरे को देखने लगे। प्रमिला जी बहुत देर तक जड़बत ही बैठी रहीं। शायद वो समझ गई थीं कि ऋषिकेश जी ने हमारी हमेशा की तरह एक बार फिर उन्हें संभाला। ऋषिकेश जी, अरे क्या हुआ, एक बार फिर से चाय पिला दो, मन नहीं भरा। प्रमिला जी भी शायद यही चाहती थीं, चाय के बहाने ही सही। रसोई पहुँचते पहुँचते एक बूंद आंसू लुढ़क कर गालों पर आ गया। चाय बनाकर ऋषिकेश जी को दिया और कहा, अब चलिए, मन भर गया है, बहुत से काम होंगे घर पे। बच्चों से भी मिलना जुलना हो गया और सुधा का भी पता मिल गया। वो लोग भी सकुशल हैं, इसलिए अब चलिए भी। ऋषिकेश जी, प्रभा और प्रिया से नहीं मिलना? बच्चों के लिए जो लेकर आए हैं और जो भी लिया है उन्हें नहीं देना क्या? प्रमिला जी, अब कहीं नहीं जाना, बस घर जाना है। तभी प्रणव आ गया। अरे कौन कहाँ जा रहा है, मुझे भी कोई बताएगा। ऋषिकेश जी ने बिना किसी भूमिका के प्रणव से कहा, बेटा अब हम घर जाना चाहते हैं, तुम टिकट करा दो हमारी। प्रखर, अरे माँ इतनी जल्दी? ऋषिकेश जी ने बात बीच में ही काटते हुए कहा, हाँ गांव से फ़ोन आया था, जाना पड़ेगा। प्रखर, छुटकी अंजलि कहाँ गई? प्रमिला जी शून्य में ताकते हुए बोली, चली गई वो। प्रणव और प्रखर माँ की उदासी का कारण समझ चुके थे। धीरे धीरे प्रमिला जी सामान्य रहने का प्रयास करने लगीं, लेकिन अंजलि जैसे उनके मन को छोड़कर जा ही नहीं रही थी। 7 दिनों बाद की टिकट करवाई प्रणव ने। इस बीच प्रणव ने गौर किया कि जो माँ मौसी को ही ध्यान में ही रखकर दिल्ली आई थीं, वो अब्बू मौसी के बारे में चर्चा भी नहीं कर रहीं। खैर, दिन बीतते देर नहीं लगी और जाने का दिन भी आ गया। प्रणव सबको लेकर समय से स्टेशन पर पहुंच गया। अभी ट्रेन आई नहीं थी। सब मिलकर ट्रेन की प्रतीक्षा करने लगे। प्रणव बार बार घड़ी देख रहा था। थोड़ी उदास और खोई खोई थी प्रमिला जी। ये जो मन है ना, किसी की नहीं सुनता। लोग लाख कह लें कि हमें मन पर काबू करना चाहिए, परिस्थिति के साथ थोड़ा सामंजस्य बिठाना चाहिए, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता, वो उदास हो ही जाता है। कुछ ऐसी ही मनः स्थिति प्रमिला जी की भी थी। अचानक से कहीं उन्हें आवाज़ सुनाई दी, दीदी दीदी। लेकिन उन्होंने मन का वहम समझकर सर झटक लिया। मन फिर थोड़ा बेचैन हो गया। वो बोतल निकालकर पानी पीने लगी। पानी जैसे ही खत्म किया, देखा सुधा सामने खड़ी है। प्रमिला जी की आंखें भर आईं। उन्हें लग रहा था कि एक गलत निर्णय के कारण वो अपनी बहन से बिना मिले जा रही थीं। प्रमिला जी, माफ़ कर दे सुधा, बिना कहे जा रही थी, लेकिन तुझे किसने बताया? प्रमिला जी ऋषिकेश जी की तरफ देखने लगी। सुधा, नहीं दीदी, प्रणव का फ़ोन आया था। इतने में श्याम जी ने हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ़ कर दीजिए दीदी, उस दिन के व्यवहार के लिए मैं अचानक आ गया। और प्रमिला जी, अरे आप पाप लगाएंगे क्या? दामाद हैं आप, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, थोड़ी स्वार्थी हो गई थी मैं। ऋषिकेश जी माहौल को हल्का करने के लिए, अरे श्याम जी, आप मेरा आशीर्वाद ले लीजिए, मैं आपके बड़े भाई जैसा हूँ। सब ऋषिकेश जी की बात सुनकर हंसने लगे। सुधा बिल्कुल रुआंसी हो गई और कहने लगी, दीदी आपकी यही बातें तो हैं जो आपको सबसे अलग करती हैं। आप मेरे ही बारे में सोच रही थी, लेकिन खुद को स्वार्थी कह दिया।
और आपने बिना कहे टिकट करवा ली। अपनी अंजलि को छोड़ के जा रही थी। मौसी, दूर से अंजलि चिप्स का पैकेट लिए प्रखर के साथ आ रही थी। प्रमिला जी को तो एक पल अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो बार बार सुधा को तो एक बार अंजलि को देख रही थी। प्रमिला जी सुधा का हाथ पकड़कर, सच कह रही है तू? सुधा, हाँ दीदी, आपने ठीक सुना। प्रणाम, लेकिन टिकट तो नहीं है इसकी। ऋषिकेश जी, मैं फाइन भर दूंगा, चिंता मत करो। थोड़ी देर बाद ट्रेन आ गई और अब प्रमिला जी और ऋषिकेश जी के साथ अंजलि भी जा रही थी। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। पहले प्रणव और फिर प्रखर की शादी भी हुई और अब अंजलि पूरे घर की लाडली बन चुकी थी। इसी बीच प्रमिला जी और ऋषिकेश जी ने अंजलि की शादी ऋषिकेश के एक मित्र के बेटे से तय कर दी। आज अंजलि की शादी है। पूरा घर मेहमानों से भरा है। सबसे ज़्यादा तसल्ली ऋषिकेश जी को है कि जो जिम्मेदारी उन्होंने 11 वर्ष पूर्व ली थी, आज उसका भली भांति पूर्ण करने का समय आ गया है। ऋषिकेश जी ने प्रणव से कहा, श्याम जी और सुधा को अपने कमरे में बुलवाया था। ऋषिकेश जी श्याम जी से, श्याम जी, आप और सुधा जी व्रत में ही है ना? पंडित जी पूछ रहे थे। श्याम जी आश्चर्य से, क्यों भाई साहब? ऋषिकेश जी, वो कन्यादान के लिए। श्याम जी बात बीच में काटते हुए, लेकिन वो तो आपका और दीदी का अधिकार है भाई साहब। प्रमिला जी अश्रुपूर्ण आंखों से सुधा की तरफ देखने लगी। सुधा प्रमिला जी का हाथ अपने हाथ में लेकर, हाँ दीदी, ये सही कह रहे हैं। जो स्नेह बंधन अंजलि के साथ आपने बांधा है, तो ये आपका ही अधिकार है। माँ, माँ, अंजलि आकर प्रमिला जी के सामने खड़ी हो गई। अंजलि, माँ, मैं कैसे लग रही हूँ? देखिए ना, प्रखर भैया कह रहे हैं कुछ खास नहीं लग रही। प्रमिला जी ने नज़र का टीका लगाते हुए अंजलि का माथा चूम लिया और कहा, इस दुनिया की सबसे सुंदर दुल्हन लग रही है मेरी गुड़िया। तो ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों।